Today, myself Rizin Yangdun, lecturer in botany, presently posted at Higher Secondary School Shargol. So today we will discuss about the asexual reproduction in living organisms. तो asexual reproduction को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा यानी रिप्रोडक्शन के बारे में आपको बता दूं कि रिप्रोडक्शन क्या होती है. ओके, रिप्रोडक्शन को हम नटशेल में अगर बताएं तो ये एबिलिटी टू प्रोक्रिएट है. सो हाउ यू कैन डिफाइन रिप्रोडक्शंस. Reproduction is a biological process in which an organism raises to young one similar to self. Reproduction एक process है, एक phenomenon है जिसमें living organism अपना जैसा new individual young one बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? Reproduction कहते हैं. The offspring grow, mature and in turn produce a new offspring. यानी जो new offspring बनते हैं, young one बनते हैं, यानी वो मेच्योर हो जाते हैं, ग्रो हो जाते हैं, मेच्योर हो जाते हैं, फिर इसके बाद वो खुद एक यानी उसमें एबिलिटी आ जाता है रिप्रोड्यूस होने के लिए. देन देयर इज ए साइकिल ऑफ बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ. यानी हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक लाइफ स्पेन होते हैं. जैसे कि हम बटरफ्लाई की बात करें तो बटरफ्लाई में यानी 1 to 2 वीक्स इसकी लाइफ स्पेन होते हैं. जैसे कि रोज प्लांट की बात करेंगे तो रोज प्लांट में यानी 6 to 7 इयर्स होते हैं. राइस प्लांट की बात करें तो वहाँ पे 6 to 7 मंथ होते हैं. अगर डॉग की बात करें तो तकरीबन यानी 20 to 25 इयर्स होते हैं. यानी हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक लाइफ स्पेन होता है और लाइफ स्पेन के बाद हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को डेथ होना होता है. तो इसलिए यहाँ पे क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन enables the continuity of the species generation after generation. यानी ऐसा एक प्रोसेस यानी जो कोई भी स्पीशीज यानी इस दुनिया में यानी कंटिन्यूटी रखना चाहता है तो इसलिए एक प्रोसेस, वो प्रोसेस क्या है? रिप्रोडक्शन है. रिप्रोडक्शन के थ्रू यानी कोई भी स्पीशीज अपने स्पीशीज की जो या पीढ़ी को यानी क्या कर सकते हैं, वो कंटिन्यू रख सकते हैं. इसलिए क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन इज द फंडामेंटल फीचर ऑफ ऑल नॉन लिविंग लाइफ. यानी इसलिए ये कैरेक्टर जो है रिप्रोडक्शन का, ये एक क्या बन जाता है, फंडामेंटल फीचर्स बन जाता है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए. तो यहाँ पे मैं और एक चीज बताना चाहूंगा कि रिप्रोडक्शन इज नॉट ए डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लाइफ. यानी रिप्रोडक्शन के बेसिस पर हम लाइफ को डिफाइन नहीं कर सकते हैं. सिर्फ हम यानी रिप्रोडक्शन के बेसिस पर हम यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, लेकिन लाइफ को डिफाइन नहीं कर सकते हैं. यानी इसलिए मैं यहां पे बता दूं कि रिप्रोडक्शन के हमारे दो टाइप्स है. वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अनदर वन इज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, और चीज बता दूं यहां पे हमारे पास तो दो सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो है, लेकिन कोई भी ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी लगाते होंगे. जैसे कि यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म यानी हाउ इट डिसाइडेड कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना है कि या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना है. यानी हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, तो उनमें कैसा कौन सी फैक्टर्स है जो वो डिसाइड करता है कि उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना है. तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अलग अलग स्ट्रेटेजीज लगाते हैं. तो यहाँ पे क्या है कि कुछ फैक्टर्स होते हैं. वो फैक्टर्स क्या है, उसमें से एक फैक्टर से लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैबिटेट्स, यानी उस ऑर्गेनिजम्स की हैबिटेट वो एक्वाटिक है कि टेरेस्ट्रियल है. एक्वाटिक है तो वो मैरीन है कि फ्रेश वाटर में रहते हैं. या इसके अलावा और एक फैक्टर से वो है इंटरनल फिजियोलॉजी. उस ऑर्गेनिज्म की इंटरनल फिजियोलॉजी वो डिसाइड करता है कि उस लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा. इसके अलावा यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे और फैक्टर्स होते हैं. ये सब मिलकर ये डिसाइड करता है कि उस लिविंग ऑर्गेनिज्म में यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएंगे या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएंगे. ओके, तो we have two types. One is asexual reproduction, is another one is a sexual reproduction. Okay, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पहले मैं थोड़ा यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक आउटलाइन बता दूंगा ताकि आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जल्दी समझ में आ जाएंगे. तो क्या होता है, देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स के इन्वॉल्वमेंट होते हैं. ठीक, तो दोनों पेरेंट्स गेमिट बनाते हैं और गेमिट रिलीज करते हैं. बाद में फ्यूज हो जाते हैं जिसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं. फिर इसके बाद ज़ैगोट बनते हैं. फिर ज़ैगोट को मल्टीपल डिवीजन होने के बाद वहां पे क्या बन जाते हैं, एम्ब्रियो बन जाते हैं. देन यानी ऑफस्प्रिंग बन जाता है. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसमें
दो की जगह पर यहाँ पे सिर्फ सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट लेते हैं, यानी यहाँ सिंगल पेरेंट से ऑफस्प्रिंग बनते हैं और यहाँ पे कोई भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी गेमेट नहीं बनते हैं, कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं होते हैं, कोई भी मियोसिस नहीं होते हैं, फिर भी यहाँ पे नया इंडिविजुअल बनते हैं from single parent is called a asexual reproduction. For example, यहाँ पे क्या कहते हैं? Asexual reproduction is kind of reproduction involving only one parent in which meiosis, gamete formation, fertilization, transfer of genetic material between the two individuals does not occur. यहाँ पे कोई meiosis, कोई genetic material की transformation, कोई यहाँ पे fertilizations बिल्कुल नहीं होते हैं, सिर्फ सिंगल पेरेंट से ऑफस्प्रिंग बनते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या सच यहाँ पे क्या कहते हैं? हियर ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस आर आइडेंटिकल एंड रिप्रेजेंट द एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ द पेरेंट। जो ऑफस्प्रिंग, जो न्यू यंग यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनते हैं, वो आइडेंटिकल कॉपी होते हैं किसका? पेरेंट का। क्यों? क्योंकि जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे थे, वहां पे दो पेरेंट्स के इन्वॉल्वमेंट थे, यानी दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर ऑफस्प्रिंग में मिक्सअप हो जाती है और वहां पे वेरिएशन आ जाती है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सिर्फ सिंगल पेरेंट यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है, सिर्फ सिंगल पेरेंट से ऑफस्प्रिंग बनते हैं। तो जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं सिंगल पेरेंट से, वो उसकी कैरेक्टर जो है वो आइडेंटिकल होते हैं किसके साथ? यानी पेरेंट के साथ। सच मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकल सिमिलर इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड ए क्लोन, यानी ऐसा इंडिविजुअल जो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली आइडेंटिकल हो, सिमिलर हो, उसको हम क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। अब यहां पे क्या है? कैरेक्टर्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं? एन ऑर्गेनिज्म कैन रिप्रोड्यूस विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ अनदर ऑर्गेनिजम्स। अब यहाँ पे क्या कहते हैं? इससे हमें ये पता चलता है कि जो ऑर्गेनिज्म सिसाइल होता है, सेडेंटरी होता है, जो मूव नहीं कर पाते, अपने जो पार्टनर को नहीं ढूंढ पाते हैं, उन ऑर्गेनिज्म में यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बहुत फायदा होता है। इट इज नॉट लिमिटेड टू सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो सिंगल सेल तक महदूद नहीं होते हैं, क्योंकि जब हम कोई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं तो उसमें एग्जांपल ज्यादातर यानी बैक्टीरिया होते हैं और अमीबा होते हैं, ये सब यूनिसेलुलर होते हैं। तो कभी कंफ्यूजन हो जाते हैं कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ यानी यूनिसेलुलर में होते हैं, ऐसा नहीं है। यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी मल्टीपल सेलुलर में भी होते हैं, जैसे कि क्या कहते हैं, हाइड्रा है, स्पॉन्जिस है, उनमें भी क्या होते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होते हैं। क्लोनिंग इज द फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या बनते? क्लोन बन जाती है। An organism creates a genetically similar or identical copy itself, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो भी ऑफस्प्रिंग बनते हैं, वो ऑफस्प्रिंग क्या होते हैं? जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली बिल्कुल सिमिलर और आइडेंटिकल होता है पेरेंट्स के साथ। ये कुछ कैरेक्टर्स है किसका? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। नेक्स्ट, एडवांटेजेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। When environmental factors are favorable, asexual reproduction is employed to exploit suitable conditions for a survival, such as an abundant food supply, adequate shelter, favorable climate, optimum pH, etc. यानी जब कोई भी फेवरेबल कंडीशंस होते हैं, जैसे कि यानी abundant of food हो, climate favorable हो, यानी वहाँ पे adequate shelter हो या optimum pH हो, तो उस कंडीशन में यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादा यानी बेहतरीन तरीके से होते हैं इन कंडीशंस में। तो पॉपुलेशंस इंक्रीज एक्सपोनेंशियली टू टेक फुल एडवांटेज ऑफ द रिच सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज। इन रिसोर्सेज को यानी यूटिलाइज करने के लिए यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू यानी इसमें क्या हो जाता है? रिप्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, एक्सपोनेंशियली होता है, बहुत ज्यादा। नाउ टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। बहुत सारे टाइप्स है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के। तो फर्स्ट वी विल टेक फिशंस। फिशन इज द टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। फिशंस में क्या होती है? यहाँ पे देखिए, फिशंस किसको कहते हैं? इट इज द टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस इन विच अ फ्यूली ग्रोन पेरेंटल ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इनटू टू और मोर देन टू
डॉटर सेल इन दिस रिप्रोडक्टिव यूनिट इज होल बॉडी। यानी फिशंस का मतलब होता है ब्रेक डाउन होना या स्प्लिट होना। यानी इस टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि पेरेंटल बॉडी, पेरेंट की जो बॉडी होते हैं वो डिवाइड हो जाती है, यानी 2 या मोर देन 2 में, तो उसको हम क्या कहते हैं, फिशंस कहते हैं। ठीक है, तो फिशंस में जो रिप्रोडक्टिव यूनिट जो है वो पूरा उसकी बॉडी होते हैं, पूरा बॉडी पार्टिसिपेट लेते हैं इस रिप्रोडक्शंस में, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव यूनिट इज होल बॉडी इसलिए कहते हैं, क्योंकि जब बैक्टीरिया हो तो बैक्टीरिया को फिशन हो जाते तो बैक्टीरिया की पूरा बॉडी इसमें पार्टिसिपेट लेते हैं। ठीक है, तो यानी फिशंस का मतलब हुआ यानी किसी पेरेंटल बॉडी को डिवाइड होकर 2 या 2 से ज्यादा में डिवाइड हो जाना, यानी इसको हम क्या कहते हैं, फिशंस कहते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल है बैक्टीरिया। इसके अलावा फिशंस के हमारे पास फर्दर टाइप्स है, उसमें है बाइनरी फिशंस। बाइनरी फिशंस इस नाम से ही पता चलता है, बाइनरी का मतलब 2 होता है, फिशन का मतलब स्प्लिटिंग या ब्रेकडाउन होना। तो इस केसेस में क्या होता है, यानी कोई भी ऑर्गेनिजम्स उसकी बॉडी डिवाइड होके 2 इक्वल डॉटर सेल में डिवाइड हो जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, बाइनरी फिशन। यानी फिशंस होके 2 इक्वल पार्ट्स बनते हैं, इक्वल डॉटर सेल बनते हैं, इसलिए इसको हम बाइनरी फिशंस कहते हैं। इट is divisions of adult parental body into 2 nearly equal daughter cells during the favorable conditions। इसमें यहाँ पे आपने याद रखने का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में खासकर बाइनरी फिशन जो है वो किस में होता है, फेवरेबल कंडीशंस में होते हैं, ये याद रखना है आपने। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे मैं एक एग्जांपल यहाँ पे लिया है, वो है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का बॉडी है ये, फॉर एग्जांपल यूनिसेलुलर होता है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के अंदर ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये क्या है, न्यूक्लियट है। एक्चुअली ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है, तो इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होते हैं, यानी बैक्टीरिया में न्यूक्लियस नहीं होते हैं, तो ये इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियट कहते हैं। या इस तो अब यहाँ पे रिप्रोडक्शन, बाइनरी फिशंस रिप्रोडक्शन होने से पहले एक मैकेनिज्म आपको समझना जरूरी है कि इसमें क्या होता है, सबसे पहले यानी कार्योकिनेसिस होता है, फिर इसके बाद साइटोकिनेसिस होता है। यानी कार्योकिनेसिस, कोई भी बाइनरी फिशंस होते हैं उससे पहले कार्योकिनेसिस होता है। कार्योकिनेसिस का मतलब होता है यानी डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। फिर इसके बाद आस्ते आस्ते क्या हो जाता है, उसकी साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, साइटोकिनेसिस। तो सबसे पहले इस बैक्टीरिया में क्या होगा, कार्योकिनेसिस होगा। कार्योकिनेसिस का मतलब होता है यानी न्यूक्लियस को डिवाइड होना, तो लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियस तो है नहीं है क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है। तो यहाँ पे पहले क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियट से इस न्यूक्लियट को डिवाइड होगा, तो यहाँ पे जो डीएनए है, एक डीएनए को 2 डीएनए बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक डीएनए यहाँ पे है, दूसरा डीएनए यहाँ पे है, तो ये इसको हम क्या, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, इसको कार्योकिनेसिस कहेंगे। फिर आहिस्ते आहिस्ते इस बैक्टीरिया की साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएंगे, इस तरह डिवाइड हो जाएंगे। इस साइटोप्लाज्म को डिवाइड होने को हम क्या कहते हैं, साइटोकिनेसिस। फिर साइटोकिनेसिस होके 2 डॉटर सेल बन जाएंगे, 2 सेल बन जाएगा। इस सेल को हम क्या कहते हैं, 2 डॉटर यानी डॉटर सेल कहते हैं। तो कितना सेल बनता है, 2 डॉटर सेल बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे और एक चीज आपको बताना है कि यहां से एक बैक्टीरिया डिवाइड होके 2 डॉटर सेल बन गया। इस प्रोसेस को कभी हम यानी इमोर्टल भी कहते हैं। इमोर्टल का मतलब होता है कोई भी नेचुरल डेथ नहीं होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, इमोर्टल। तो बाइनरी फिशन की केसेस में कोई भी यानी डेथ नहीं होते हैं, नेचुरल डेथ नहीं होते हैं, और ये इमोर्टल होते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो बैक्टीरिया है ना, ये बैक्टीरिया डिवाइड होगी कितना बन गया, 2 बन गया। ठीक है, यहाँ पे कोई यानी नेचुरल डेथ नहीं होगा। फर्दर ये मैच्योर हो जाएगा, यही 2 बैक्टीरिया फिर से बाइनरी फिशन हो जाएगा, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, इसको और 2 बैक्टीरिया बन जाएगा। तो यहाँ पे कोई नेचुरल डेथ नहीं होते हैं, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कभी यानी इमोर्टल भी कहते हैं। ठीक, तो अकरेंस ये ज्यादातर किस में पाए जाते हैं, बाइनरी फिशंस, मोस्टली कॉमन इन प्रोटिस्ट एंड बैक्टीरिया। यानी प्रोटिस्ट और बैक्टीरिया में ज्यादातर यानी बाइनरी फिशंस वहां पे पाए जाते हैं। मैकेनिज्म जो अभी बात कर रहे थे कि बाइनरी फिशंस में क्या मैकेनिज्म होना चाहिए, तो क्या कहते हैं बाइनरी फिशंस में, इन बाइनरी फिशंस द कार्योकिनेसिस इज फॉलोड बाय cytokinesis so that nothing is left with the parents. Daughters feed, grow and repeat the process. मैकेनिज्म यही है बाइनरी फिशंस में, जो अभी हमने बताया कि सबसे पहले कार्योकिनेसिस होगा, यानी कार्योकिनेसिस में न्यूक्लियस को डिवाइड होगा, फिर इसके बाद साइटोकिनेसिस होगा, यानी साइटोप्लाज्म को डिवाइड हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे पीछे कोई चीज यानी बैक्टीरिया में नहीं रहते हैं, कोई यानी नेचुरल डेथ नहीं होते, इसलिए इसको इमोर्टल भी कहते हैं।
Under favorable conditions, the process beneficence complete in about 20 to 30 minutes. यानी favorable conditions में beneficence जो है 20 और 30 मिनट्स के विदिन यानी ये प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाती है. दैट मीन एक बैक्टीरिया यानी 2 बैक्टीरिया बन जाता है 20 टू 30 मिनट्स के अंदर. ओके, यह मैकेनिज्म है. इसके बाद काइंड ऑफ बेनिफिशंस के और डिफरेंट टाइप्स से, अलग अलग टाइप्स से, यानी किसके बेसिस पर, यानी प्लान ऑफ डिवीजन के बेसिस पर, किस प्लान में ये डिवाइड हो रहा है उसकी बेसिस पर, यानी बेनिफिशंस के अलग अलग टाइप्स से, 3 टाइप्स से. इसका सबसे पहले कौन सा है यहाँ पे, इर्रेगुलर बेनिफिशंस. इर्रेगुलर बेनिफिशंस में हियर साइटोकिनेसिस इज may take place along any plane, that is amoeba. ये अमीबा का यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है, अमीबा इर्रेगुलर स्ट्रक्चर्स है. तो यहाँ ये इसका न्यूक्लियस है. इसके बाद हम अमीबा में इर्रेगुलर यानी बेनिफिशंस हो जाते हैं. फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे लॉन्गिट्यूडनल बेनिफिशन. जो इससे पहले बेनिफिशन हमने किस में किया, बैक्टीरिया में, सॉरी इस अमीबा में, वो इर्रेगुलर कहीं किसी प्लेन से भी वो डिवाइड हो सकती है. तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इर्रेगुलर बेनिफिशन. अब इसके बाद लॉन्गिट्यूडनल बेनिफिशंस में क्या होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं कि जो बेनिफिशंस होगा वो लॉन्गिट्यूडनली होगा, इस तरह. ठीक है, इस तरह डिविजन होगा लॉन्गिट्यूडनली. तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल बेनिफिशंस. जैसे कि यहाँ पे न्यूक्लियस है, सबसे पहले न्यूक्लियस को डिवाइड होगा. ठीक है, न्यूक्लियस को डिवाइड होगा, फिर न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद इसके साइटोप्लाज्म को डिवाइड होगा. लेकिन साइटोप्लाज्म की डिवाइड किस तरह होगा, लॉन्गिट्यूडनली होगा. इस तरह यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनली होगा, तो इस तरह डिवाइड हो जाएंगे. तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल बेनिफिशन कहते हैं. इसमें एग्जांपल है यूग्लेना. जो पहले वाले हमने एग्जांपल लिया था उसमें जो इर्रेगुलर बेनिफिशंस, उसमें क्या होते हैं, उसमें होते हैं क्या कहते हैं, अमीबा होते हैं. ठीक, नेक्स्ट इसमें है ट्रांसवर्स बेनिफिशंस. यानी ट्रांसवर्स बेनिफिशंस में क्या कहते हैं, हियर द साइटोकिनेसिस टेक प्लेस ट्रांसवर्स एक्सिस. देखिए यहाँ पे ये पैरामीशियम का एग्जांपल है. तो पैरामीशियम में जो न्यूक्लियस है वो पहले डिवाइड हो जाएंगे, फिर इसके बाद इसके साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएंगे. साइटोप्लाज्म डिवाइड इस तरह नहीं होगा, ये डिवीजन किस तरह होगा, इस तरह होगा, ट्रांसवर्सली. ट्रांसवर्स डिवीजन होने की वजह से इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स बेनिफिशंस कहते हैं. वो किस में होता है, यानी ये पैरामीशियम में होते हैं. तो यानी ऑन द बेसिस ऑफ यानी मोड ऑफ प्लान ऑफ डिविजन्स वी हैव 3 टाइप्स. एक है इर्रेगुलर बेनिफिशंस, दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल बेनिफिशंस, तीसरा है ट्रांसवर्स बेनिफिशंस. Now, another types of fissions is multiple fissions. जो उससे पहला वाला हमने टाइप्स किया था, वो क्या किया था हमने, बेनिफिशंस. बेनिफिशंस में क्या होते थे, एक पेरेंटल बॉडी डिवाइड होकर 2 बनते थे. यहाँ पे मल्टीपल फिशंस का इस नाम से ही पता चलता है कि यहाँ पे एक यानी ऑर्गेनिज्म डिवाइड होके 2 से ज्यादा यानी डॉटर सेल बनाएगा. तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, मल्टीपल फिशंस. तो इन अमीबा, इसमें भी एग्जांपल अमीबा का भी ले सकते हैं, क्योंकि अमीबा में भी क्या होता है, मल्टीपल फिशंस होते हैं. इसके अलावा जब हम या कोई क्या कहते हैं, प्लाज्मोडियम का भी ले सकते हैं एग्जांपल. तो इन अमीबा द प्रोडक्ट ऑफ मल्टीपल फिशंस बिकम इंडिविजुअली सराउंडेड रेजिस्टेंट कोट द सिस्ट वॉल बिफोर देयर रिलीज फ्रॉम देयर पेरेंट्स. अब देखिए यहाँ पे ये अमीबा का बॉडी की स्ट्रक्चर है. यूजुअली अमीबा क्या होता है, इर्रेगुलर स्ट्रक्चर होता है, उसकी सेरेपोडिया होते हैं वगैरह. ठीक है, जब हम उसको मल्टीपल फिशंस होना होते हैं, तो मल्टीपल फिशंस होने से पहले जो उसकी बॉडी की सेरेपोडिया वगैरह विड्रॉ करते हैं और इसकी स्ट्रक्चर क्या बन जाते हैं, वो थोड़ा बहुत गोल बन जाती है. तो यहाँ पे और एक चीज याद रखना है कि ये जो मल्टीपल फिशंस है वो सिर्फ अनफेवरेबल कंडीशंस में होते हैं. बेनिफिशियल जो होते हैं वो फेवरेबल कंडीशन में होते हैं. जब हम यहाँ पे अनफेवरेबल कंडीशन आ जाते हैं तो ये क्या करते हैं, अमीबा यानी जो उसके अंदर न्यूक्लियस है, एक ही न्यूक्लियस होते हैं, ये न्यूक्लियस क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं. यानी डिवाइड होके छोटे छोटे बहुत सारे यानी न्यूक्लियाई बनाते हैं. फिर उस न्यूक्लियाई के इर्द गिर्द क्या आ जाते हैं, आस्ते आस्ते साइटोप्लाज्म आ जाती है. ठीक है, साइटोप्लाज्म आ जाती है. फिर अनफेवरेबल कंडीशन में यानी इसके अलावा यानी इस
ऊपर, इसके जो साइटोप्लाज्म के ऊपर और एक वॉल आ जाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, सिस्ट कहते हैं। ये सिस्ट क्या करते हैं, इस ओमेगा जो टाइटल ओमेगा है उनको बचा के रखता है अनफेवरेबल कंडीशन से। फिर जब फेवरेबल कंडीशन आ जाता है तो ये सिस्ट ब्रेक हो जाते हैं और डाटर न्यूक्लियस एक साथ में रिलीज हो जाते हैं। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, मल्टीपल फिशंस। पहले एक अमीबा था, अब जब सिस्ट ब्रेक होके रिलीज होते वक्त बहुत सारे यानी न्यू डाटर सेल जो है, अमीबा जो है वहां से निकल जाती है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, मल्टीपल फिशंस। नेक्स्ट इज बर्डिंग। बर्डिंग भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप्स है। क्या कहते हैं बर्डिंग में, इट इज द टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच one or more unicellular or multicellular outgrowth cell called bud found on or inside the parental body. Budding is found in Sapphira, Hydra, yeast, etc. यहाँ पे budding में क्या होते हैं, यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर आउटग्रोथ, यानी किसी ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के ऊपर या बॉडी के अंदर आउटग्रोथ एक बन जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, बर्ड कहते हैं। ठीक, तो ये बर्ड जो है किस किस ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, एक साइफा है, हाइड्रा है, यीस्ट है। यानी बर्डिंग मीन्स यानी कोई भी यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर आउटग्रोथ या प्रोट्यूबरेंस या उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर या बॉडी के अंदर बनते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, बर्ड कहते हैं। तो उन बर्ड के थ्रू भी रिप्रोडक्शन हो जाती है, उस ऑर्गेनिज्म की मल्टीप्लिकेशन हो जाती है, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, बर्डिंग कहते हैं। तो इस बर्डिंग के थ्रू भी क्या हो जाती है, रिप्रोडक्शन हो जाती है कुछ ऑर्गेनिज्म में। तो जैसे कि इसमें एक एग्जांपल लिया है हमने यीस्ट का। यीस्ट आपको पता है एक फंगस है, यीस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है यीस्ट। यीस्ट के अलावा बहुत सारे फंगस जो है वो क्या होते हैं, मतलब जितने भी फंगस है वो माइसिलियम फॉर्म में होते हैं, हैफिया फॉर्म में होते हैं, लेकिन यीस्ट एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो यूनिसेलुलर है और सेल लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। तो इसमें क्या होते हैं, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ बर्डिंग in yeast, the parental cell develops a small protuberance which grows in size. The parent nucleus divided and one of the two daughter nuclei goes into the bud. Finally, the bud gets detached and grows into new individual. जैसे कि यहाँ पे क्या है, ये जो स्ट्रक्चर है ये इसका बॉडी का है, यूनिसेलुलर है, सेल लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, ये इसका न्यूक्लियस है। यानी अब यहाँ पे जो इस तरह स्ट्रक्चर जो प्रोट्यूबरेंस आप देख रहे हैं, ये बार है, किसका बार है, ये यीस्ट का बार है। तो ये यीस्ट का बार यहाँ पे है, तो बार डिटेच होने से पहले यहाँ पे क्या हो जाती है, जो यहाँ पे एक न्यूक्लियस है ना, ये न्यूक्लियस डिवाइड होकर दो न्यूक्लियाई बन जाता है। फिर दो में से एक न्यूक्लियाई बार के अंदर चली जाती है और एक न्यूक्लियाई इसके अंदर ही रहते हैं, पेरेंट बॉडी के अंदर। तो आस्ते आस्ते बाद में क्या हो जाती है कि ये जो बार जो है पेरेंट की बॉडी से डिटेच हो जाती है और फेवरेबल कंडीशन में ये बार को फिर से नया यीस्ट बन जाती है। यानी इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, यानी बर्डिंग के थ्रू जो है क्या हो जाती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाती है। तो ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि यहाँ पे कोई गेमेट नहीं बना है, कोई यानी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, विद और फर्टिलाइजेशन और मियोसिस और गेमेट यहाँ फिर बर्ड्स के थ्रू नया इंडिविजुअल बन जाती है। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप्स। नेक्स्ट बर्डिंग हाइड्रा में हम एग्जांपल देंगे। तो इन हाइड्रा द बर्डिंग इज एक्सोजीनस एज द बर्ड इज फॉर्म्ड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द पेरेंटल बॉडी। अब यहाँ पे क्या है, ये हाइड्रा है, ये हाइड्रा जो है मल्टीसेलुलर है और ये हाइड्रा के टेंटिकल आप देख रहे हैं यहाँ पे, और ये जो है बॉडी है इसके ऊपर क्या देख रहे हैं आप, यानी एक प्रोट्यूबरेंस देख रहे हैं। ये प्रोट्यूबरेंस, इस प्रोट्यूबरेंस को हम क्या कहते हैं, बर्ड कहते हैं। फिर ये बर्ड बाद में क्या हो जाते हैं, पेरेंटल बॉडी से डिटेच हो जाते हैं, फिर फेवरेबल कंडीशंस में ये ग्रो होकर नया इंडिविजुअल बनते हैं, नया क्या बनते हैं, हाइड्रा बनते हैं। तो ये हाइड्रा की स्ट्रक्चर्स और ये टेंटिकल, ये बर्ड्स, और इसके बाद ये बर्ड्स आस्ते आस्ते ग्रो होके मैच्योर हो जाते हैं, बाद में डिटेच होके नया इंडिविजुअल बन जाते हैं। तो ये बर्ड जो है बॉडी के ऊपर है, यानी इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, यानी इसको हम क्या कहते हैं, एक्सोजीनस बर्ड कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है बर्डिंग, ये है स्पॉन्जिस में, जो हाइड्रा और स्पॉन्जिस का एग्जांपल है। यहाँ पे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इससे पहले हमने यीस्ट का या बैक्टीरिया का एग्जांपल दिया, यानी वो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में।
तो ये क्या है, स्पॉन्जिस, जो स्पॉन्जिस में दो तरह की बर्ड्स पाए जाते हैं, एक यानी एक्सोजिनस, दूसरा इंडिजिनस। देखिए यहाँ पे जो स्पॉन्जिस है, स्पॉन्जिस के ऊपर प्रोट्यूबरेंस, बॉडी के ऊपर एक प्रोट्यूबरेंस निकल रहा है, इस प्रोट्यूबरेंस को हम क्या कहते हैं, यानी बर्ड कहते हैं। बाद में इसी को नया इंडिविजुअल बन जाते हैं। ठीक। नेक्स्ट दूसरा, इसके अंदर जो एक बर्ड्स होते हैं, वो उस बर्ड्स को हम क्या कहते हैं, यानी इंडोजिनस बर्ड, या इसको हम गिम्यूल भी कहते हैं। ठीक है, गिम्यूल भी कहते हैं या इंडिजिनस बर्ड भी कहते हैं। यानी ये गिम्यूल कब बनता है, जब यानी स्पॉन्जिस को अनफेवरेबल कंडीशन मिल जाते हैं। यानी ये स्पॉन्जिस जो है, ये एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स है, यानी अगर इस स्पॉन्जिस को अनफेवरेबल कंडीशन मिला, अनफेवरेबल कंडीशन मीन यानी उस वाटर की टेम्परेचर डाउन हो जाती है, यानी टेम्परेचर डाउन होना यानी अनफेवरेबल कंडीशन बन जाता है किसके लिए, स्पॉन्जिस के लिए। उस टाइम पे क्या बनता है, उसके अंदर एक यानी बर्ड बनता है, उस बर्ड को हम क्या कहते हैं, गिम्यूल्स कहते हैं। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आप देख रहा है, ये स्ट्रक्चर क्या है, गिम्यूल्स है। यानी गिम्यूल्स में जो यहाँ पे ओपनिंग आप देख रहे हैं, ये क्या है, मैक्रोपाइल है, मैक्रोपाइल। ठीक है, ये यहाँ पे इस तरह आप जो स्ट्रक्चर आपको नजर आते हैं, इसको आर्कियोसाइट कहते हैं, आर्कियोसिस्ट कहते हैं इसको। ठीक है, तो इसके अलावा यहाँ पे वॉल है, इसके अलावा यानी यहाँ पे स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर है, स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, स्पेक्यूल्स कहते हैं। अब यहाँ पे और एक चीज मैं बता दूं कि ये गिम्यूल्स जो है, ये डोरमेंट रह सकते हैं 50 से 60 साल तक। यानी ये एक स्पॉन्जिस के लिए क्या बन जाता है कि एडेप्टेशन के लिए मदद देते हैं, क्योंकि ये स्पॉन्जिस जो है सिसाइल है, वो मूव नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये क्या कहते हैं, गिम्यूल्स क्या करते हैं कि यानी दूर दूर तक यानी इसको क्या करता है, डिस्पर्स करता है। तो इसलिए एक किस्म का एक एडेप्टेशन बन जाता है किसके लिए, स्पॉन्जिस के लिए। बॉडी इन स्पॉन्जिस अभी जो हमने पढ़ा, तो उसमें गिम्यूल्स बनते हैं। तो इसके बारे में क्या कहते हैं, दिस आर स्मॉल स्पोर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन इन फ्रेश वाटर एज वेल इन मैरीन स्पॉन्जिस। यानी गिम्यूल्स जो है, गिम्यूल्स का हो या इंडोजिनस का हो, इंडोजिनस क्या कहते हैं, बर्ड्स का हो, यानी ये एक स्पोर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। और ये किस में बनते हैं, और ये बनते हैं यानी स्पॉन्जिस के अंदर। ठीक, फिर ये फ्रेश वाटर में भी बनते हैं या मैरीन वाटर में भी बनते हैं, लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन के टाइम पे बनते हैं। दिस कंसिस्ट ऑफ आर्कियोसिस्ट, जो वहां पे आप गिम्यूल में गोल गोल सा स्ट्रक्चर आपने बहुत सारे देखा, उसको हम आर्कियोसिस्ट कहते हैं। सराउंडेड बाय पिनेकोसिस्ट और स्पेक्यूल्स, वहां पे एक वॉल्स होते हैं, और इसके अलावा वहां पे क्या होते हैं, स्पैन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसको स्पेक्यूल्स कहते हैं। गिम्यूल्स कैन डोरमेंट फॉर सिमिलर ईयर, गिम्यूल जो है डोरमेंट रह सकते हैं बहुत सालों तक। यानी ये बेनिफिशियंस और बर्डिंग का यानी कुछ अलग अलग यानी डिफरेंस है। द पेरेंटल बॉडी डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ्स, पेरेंटल बॉडी दो इक्वल हाफ में डिवाइड होते हैं, इसमें पेरेंटल बॉडी हाफ नहीं होते। इसमें प्रोट्यूबरेंस होता है, इसमें प्रोट्यूबरेंस नहीं होते। सॉरी, इसमें प्रोट्यूबरेंस पाए जाएंगे, इसमें प्रोट्यूबरेंस नहीं होगा। डिवीजन इसमें इक्वल होगा, इसमें डिवीजन इक्वल नहीं होगा। यहाँ पे पेरेंटल बॉडी डिसअपीयर होगा, यहाँ पे पेरेंटल बॉडी इंटेक्ट रहेगा। तो ये कुछ यानी टाइप्स है किसकी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, तो आज हम यहाँ पे क्लोज करेंगे, एंड अप करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम हम फिर से हम इससे आगे जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जितने भी है उसको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू, शुक्रिया।